Hello everyone. Today we will be discussing the ethical concerns in international relation. Before going into that topic, एक बहुत important philosopher है that is Machiavelli. तो हमें इनकी कुछ की philosophical themes जो इन्होंने दी हैं, पहले वो चार themes हम समझ लेते हैं, then we'll move into the topic. So first he says there is the primacy of power. Primacy of power से he says that the central goal of the ruler is to maintain the power and increase the power. That is easy शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो he says कि जो एक रूलर होता है, इट कैन बी द स्टेट, इट कैन बी अ पर्सन, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें पावर रिटेन करके रखनी है, उनको पावर में रहना है, उनको सत्ता में रहना है. दैट इज देयर ओनली गोल. एंड रिटेन करने के बाद दे ऑल्सो हैव टू इंक्रीज दैट पावर. मतलब आप पहले एमपी बन जाएं, फिर एमपी से मिनिस्टर बन जाएं, फिर मिनिस्टर से पीएम बन जाएं, और ये कारवां रुकना नहीं चाहिए. और सेंट्रल गोल आपका यही है. इनके हिसाब से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सेंट्रल गोल ये नहीं है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट करें, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को ले देखे, एजुकेशन पे बात करें, हाँ हेल्थ पे बात करें, वो नहीं. वो फोकस करे सिर्फ एमपी कैसे बने रहा जाए एक ये, और एमपी से मिनिस्टर कैसे बने, कैबिनेट मिनिस्ट्री में कैसे पहुंचे. सिर्फ उनका मेन गोल ये दो होने चाहिए, ना कि ये सब. सो प्राइमेसी ऑफ पावर ये कहता है कि द सेंट्रल गोल इज टू मेंटेन एंड इंक्रीज पावर. अब इसमें इसी को इंटररिलेट करेंगे इनके सेकंड पॉइंट से, जहां ये कहते हैं कि एंड्स जस्टिफाई मींस. मतलब इफ योर एंड्स कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट चाहिए, तभी मैं इलेक्शन जीत पाऊंगा, यानी अपनी पावर को मैं रिटेन कर पाऊंगा. अब इस कम्युनिटी के वोट के लिए मुझे अगर कम्युनल वायलेंस करवाना पड़े, कम्युनल राइट्स कराने पड़े, हेट स्पीचेस देनी पड़े, तो मैं दूंगा, एंड मैं इलेक्शन जीतूंगा और पावर में बना रहूंगा. तो मेरे मीन्स क्या थे? मेरे मीन्स तो बहुत ही अनएथिकल थे, मगर मेरे एंड्स जो थे वो तो फुलफिल हुए ना, क्योंकि द गोल वॉज टू बी इन द पावर एंड इवन इंक्रीज द पावर. तो मेरे एंड्स जस्टिफाई हो गए हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मीन्स क्या थे. कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़े करवाओ, दंगे करवाओ, लोग मरते हैं मर जाएं, बट मैं पावर में बना रहूंगा. सो इसी को अब पॉइंट वन और पॉइंट टू को हम इंटर रिलेट करते हैं. तो प्राइमेसी ऑफ पावर जब आप लेके चलेंगे, तो आप मीन्स के बारे में सोचेंगे नहीं, आप अनएथिकल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके तो एंड्स जस्टिफाई कर ही दे रहे हैं ना मीन्स. तो इसमें एग्जांपल हो सकता है कि कुछ पैसों के लिए या कुछ पावरफुल पोजीशंस के लिए हो सकता है गवर्नमेंट जब इलेक्शंस हुए हों, तो दो पार्टी हैं, पार्टी एक्स एंड पार्टी वाई. they have 105 seats and they have y have 100 seats. अब y को तो मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी तो x की है, तो x गवर्नमेंट बनाने वाले थे, तो x ने गवर्नमेंट बनाई. अब y पार्टी ने ना x पार्टी के 10 कैंडिडेट्स को बोला कि यार आप तो सिर्फ अभी एमएलए हो, हमारे साइड आ जाओ, हम आपको मिनिस्टर भी बनाएंगे. तो इनका मेन गोल क्या था? सेंट्रल गोल कि पावर मेंटेन करनी है और इंक्रीज करनी है. तो एमएलए तो ये है ही है, मिनिस्टर भी बनना है. तो व्हाट विल दे डू? वो बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, पैसे कुछ लेंगे और दे विल कम हेयर एंड गिव देयर सपोर्ट टू दिस पार्टी. अब इनके पास 110 सीट्स हो गई, तो दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट. तो इसके लिए भले ही बाई इलेक्शंस वापस होंगे, पर मान लो बाई इलेक्शंस में भी इन लोगों ने समहाउ 110 मैनेज कर ली जीतने में, और ये पार्टी आ गई 95 पे. तो गवर्नमेंट ने पहले, गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, सिटीजन्स ने जिस पार्टी को ट्रस्ट किया था 105 सीट्स दिला के, जिन पे उन्होंने अपना भरोसा दिखाया था, ये तो आपने डेमोक्रेसी को ही एक तरीके से मजाक बना दिया कि सिटीजन के ट्रस्ट का और सिटीजन के फिर विल का क्या हुआ. कि उन्होंने तो ये गवर्नमेंट बनाई थी, जो 10 लोग डिफेक्ट किए हैं उनको भी उन्होंने इसलिए चूज किया था कि इस पार्टी के नाम पे चूज किया था. अब आपने डिफेक्ट कर गए, पार्टी भी चेंज कर दी और गवर्नमेंट भी चेंज कर दी. तो आपने जो किया वो गलत है, काय के लिए? डेमोक्रेसी के लिए और सिटीजन्स के लिए. लेकिन क्या आपने जो किया वो मैकेवली के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, फिलोसफी के हिसाब से गलत है? नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आपका तो सेंट्रल गोल था कि प्राइमेसी ऑफ पावर मेंटेन रहनी चाहिए. तो डिफेक्शन कर लो, है ना, उसके बाद राइट्स करवा दो, या जैसे भी आप रह सकते हो पावर में रहो, क्योंकि एंड विल बी जस्टिफाइंग द मीन्स.
I hope these 2 points are clear. Then third point is moral relativism. He says कि political action जो है ना, it should be evaluated based on their effectiveness rather than strict adherence to moral principle. इसका मतलब यही है कि आप moral principles क्या बोलते हैं कि if I am a member, मान लो आई एम मेंबर ऑफ दिस एक्स वाई जी पार्टी एंड आई हैव बीन अ वर्कर ऑफ दिस पार्टी फ्रॉम 11 years. नाउ माई मॉरल प्रिंसिपल्स वुड से कि यार लॉयल्टी इज रिवॉर्डेड, लॉयल्टी बहुत जरूरी चीज है, तो आई शुड नॉट लीव दिस पार्टी. फिर देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सिटीजनशिप एंड माई कॉन्स्टिट्यूएंसी कि यार मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, मेरे पार्टी के नाम पे करते हैं, तो आई शुड बी इन दिस पार्टी. बट ये मेरे मॉरल प्रिंसिपल है. लेकिन अब मुझे अगर कोई दूसरा बेनिफिट दिखता है, मुझे मान लो, इसको पॉजिटिवली ले लो, मान लो मुझे लगता है कि जो दूसरी पार्टी है एबीसी, इनकी आइडियोलॉजी मेरी पार्टी से ज़्यादा अच्छी है एंड दे आर मोर बेटर फॉर मी, या तो मेरे लिए बेटर होंगे कि मुझे कुछ पोजीशन ऑफर कर रहे होंगे, या जेन्युइनली देश के लिए बेटर होंगे, तो मैं अपनी पार्टी से डिफेक्ट करके इनकी पार्टी में आ जाऊं. तो मॉरल रिलेटिविज्म है. अब किसी इंसान के लिए ये चॉइस लेना बहुत सिंपल होता है कि नहीं मैं तो लॉयल अपनी ही पार्टी में रहूंगा, और किसी के लिए ये होता है कि यार इफेक्टिवनेस इसमें है कि हम इस पार्टी में चले जाएं. तो जो भी इफेक्टिवनेस आपको लगती है, आप उसको फॉलो करिए, आप इवेल्युएशन करिए एंड आप उसको फॉलो करिए. अब आप जब उसको फॉलो करेंगे, तो आपने सोचा कि अगर मैं इस पार्टी में रहूंगा तो मैं सिर्फ एक एमएलए रहूंगा एंड मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसे मिल नहीं रहे. इस पार्टी ने मुझे पैसे भी ऑफर किए हैं और पावर की पोजीशन भी ऑफर की है, और अल्टीमेट प्राइमेसी ऑफ पावर वाला कंसेप्ट तो था ही, और एंड विल जस्टिफाई मीन्स भी है, तो मैं यहाँ चला जाता हूँ. और कोई ये भी सोच सकता है कि नहीं यार मेरे वैल्यूज़ हैं, मैं नहीं जाता हूँ. तो मॉरल रिलेटिविज्म है कि दोनों के मोरल्स में कुछ रिलेटिविटी है, एकदम सेम नहीं है सबके. तो आप एक्शन को इवेल्युएट कर दीजिए इफेक्टिवनेस के बेसिस पे. अब इफेक्टिवनेस आपके प्राइवेटली कितना इफेक्टिव है आपके लिए, या फिर सोसाइटी के लिए कितना इफेक्टिव है, ये भी चूज करना सबके अपने अपने मॉरल्स पे डिपेंड करता है. सो ही सेज कि एक्शन तो उसी पे फोकस करना चाहिए, मॉरल प्रिंसिपल्स को तो आप हटा ही दो. मतलब ये मत सोचो लॉयल्टी वॉयल्टी का, मत सोचो डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी का, मत सोचो एंड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, या लोगों ने जो वोटर्स ने इलेक्शन डाले, इलेक्शंस में जाके वोट डाले, री इलेक्शन होंगे, अगर आप डिफेक्ट करोगे या पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सचेकर पे लोड आएगा, तो वो सब आप मत सोचो, हटाओ. मॉरल वॉरल का छोड़ो, इफेक्टिव देखो. अगर आपको फायदा हो रहा है इससे, तो प्लीज डू दिस. इफेक्टिव क्या है कि मेरी पावर मेंटेन के साथ इंक्रीज भी तो होगी, तो इट इज इफेक्टिव. So that is what he says. And then the concept of realism and practicality. इसका सिंपल सा हिसाब किताब एक एग्जांपल से समझाता हूँ. रियलिज्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, सॉरी, रियलिज्म, रियलिज्म नहीं, इट इज आइडियलिज्म. आइडियलिज्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य, कि हमें राम राज्य बनाना है. रियलिज्म इज कि, और प्रैक्टिकलिटी इज कि राम राज्य तो नहीं बना पाएंगे, कोई दूसरा सही राज्य बना पाएंगे. तो फिर सोचो ही मत ना राम राज्य के बारे में, करो जो रियलिटी है. अगर टू बी इन द पावर, द रियलिटी इज कि आपको कम्युनल वायलेंस ही करवाना पड़ेगा, आपको एनवायरमेंट एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, माहौल बिगाड़ना पड़ेगा, तो इट इज द रियलिटी, एक्सेप्ट इट. ये प्रैक्टिकल चीज है टू रिटेन योर पावर, बिकॉज योर एंड्स विल बी जस्टिफाइंग योर मीन्स. तो फिर आप यही करिए, छोड़ दीजिए राम राज्य का आइडलिज्म, आप रियलिज्म पे फोकस करिए. क्या आज लोग अच्छे हैं या उस टाइप के हैं, या क्या वो डिजर्व करते हैं, इस सब बारे में आप मत सोचिए. आप अपने काम से काम रखिए और अपना फायदा देखिए. सो दिस इज what was said by McEvely. Now let us move on towards our main core topic of today, that is concerns in ethical concerns in international relation. अब इसको एक पहले मैं ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता हूँ एंड देन उसी के साथ विल बी राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स और सब कुछ समझ में आ जाएगा. सो फर्स्ट, टेल मी वन थिंग. दिस इज सपोज मी. अब व्हाट आई डू एंड व्हाट आई डोंट इज, मतलब सोसाइटी में, इज मोर और लेस रेगुलेटेड बाय द लॉ. कि यार आई कांट स्टील समथिंग, आई कांट किल समवन, आई कांट डू रॉबरी, आई कांट बिकम अ थीफ, क्योंकि एक लॉ है मेरे ऊपर जो मुझे गाइड करता है कि आपको कैसे रहना है.
ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया कि मुझे तो एक इंडिविजुअल लेवल पे लॉ गाइड करता है। ये लॉ बनाने वाले कौन लोग हैं? इंडिविजुअल के ऊपर है लेजिस्लेचर। मान लो सपोज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है मेरे स्टेट की। अब इनको अगर कुछ भी चीज़ बनानी है तो इनको कौन गाइड करता है? इनको यूनियन गाइड करता है। फिर एक यूनियन गवर्नमेंट है। अब यूनियन गवर्नमेंट को अगर कोई लॉ बनाना है तो क्या वो कुछ भी आर्बिट्री लॉ बना सकते हैं कि कुछ भी बोल दें कि मैं तो इंडिविजुअल की फ्रीडम ने कोई ख़त्म कर दूंगा? क्या वो ऐसा लॉ बना सकते हैं? नहीं, दे कांट मेक सच टाइप ऑफ लॉ, आर्बिट्री हो जाएगा। अब ऐसा लॉ क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनके ऊपर जुडिशरी है। तो देर इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म सबके ऊपर। मेरे ऊपर लॉ था, स्टेट के ऊपर यूनियन था, यूनियन के ऊपर जुडिशरी है। अब जुडिशरी अगर कोई यूनियन ने लॉ बनाया है और लेजिट लॉ बनाया है, सही अच्छा लॉ बनाया है, मगर जुडिशरी का खुद का पर्सनल बायस है कि वो बोलेगी नहीं यार मुझे ये लॉ नहीं पसंद, हटाओ, आर्बिट्रीनेस पसंद है मुझे, तो एनआरकी पसंद है, तो क्या जुडिशरी ऐसा कर सकती है? नहीं, जुडिशरी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जुडिशरी के ऊपर एक कंट्रोलिंग फैक्टर है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। ये गाइडिंग वैल्यूज प्रोवाइड करता है, ये प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है कि क्या लॉ होंगे, किस तरह से होंगे। तो हमने देखा कि इंडिविजुअल को कंट्रोल कर रहा है लॉ। उसके बाद लॉ लॉ बनाने वालों को कंट्रोल कर रही है, मतलब कंट्रोल नहीं कर रही है, एटलीस्ट एक बैलेंस एंड चेक्स एंड बैलेंस है। जुडिशरी है, जुडिशरी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सबके ऊपर अगर क्रूड भाषा में बोलूँ तो कोई ना कोई माई बाप है। मेरे ऊपर लॉ है, लॉ में लेजिस्लेचर के ऊपर जुडिशरी है, जुडिशरी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का। तो इंडिया के ऊपर क्या है? इंडिया के खुद के प्रिंसिपल्स हैं, सेल्फ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। तो इंडिविजुअल से लेके एक लेवल ऑफ कंट्री तक हम आ गए और हमने देखा कि सबके ऊपर कुछ ना कुछ है, एक फोर्स है विच इज गाइडिंग द एक्शंस। मगर जब सारे देशों को हम इकट्ठा कर लेंगे, जब पूरा वर्ल्ड की बात हम करेंगे, तो क्या कोई ऐसा एक पर्टिकुलर फोर्स है, कोई ऐसी पर्टिकुलर पावर है इंसानों के मतलब जो इंसानों ने बनाई हो कि जो इन सबको गाइड करती है, या जो सब लोग मानते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी है जो पूरा वर्ल्ड मान रहा है। इंडिया के लिए टेररिज्म है, किसी और कंट्री के लिए नेशनलिज्म है। अगर ऐसा कोई रूल या लॉ बना होता पूरे वर्ल्ड के लिए तो दोनों के लिए टेररिज्म होता, ये लोग भी एक्सेप्ट करते कि हाँ टेररिज्म है, नेशनलिज्म नहीं है। मगर ऐसा तो नहीं है। तो वर्ल्ड लेवल पे एक कंक्रीट कोई ऐसी गाइडिंग फोर्स या पावर नहीं है। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे इसी वजह से दिक्कतें हैं, एंड इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा एथिकल कंसर्न्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि या तो एथिक्स को कौन गाइड कर रहा था? एथिक्स को सोसाइटी गाइड कर रही थी, फैमिली गाइड कर रहे थे, फ्रेंड्स गाइड कर रहे थे, या लॉ गाइड कर रहा था? लॉ इंटरनेशनल लेवल पे है नहीं हमारे पास। सोसाइटी डाइवर्स है, वो फैक्टर भी काम नहीं आएगा। और फिर फैमिली और फ्रेंड्स का तो कुछ नहीं है, फैमिली कोई है नहीं। हम कहते ज़रूर हैं, इंडियन फिलोसफी में है, लेकिन सबकी नहीं है ना, सब लोग नहीं मान रहे वसुदेव कुटुंबकम। तो सिर्फ फ्रेंडशिप वाले मोटिव्स हैं वो। उस पे एथिक्स जब थोड़ा बहुत बेस्ड होता है तो वो चेंज होता रहता है। आज मेरी इनसे डील अच्छी चल रही है, आज मेरी उनसे डील अच्छी चल रही है, एक देश को यहाँ बर्बाद किया, एक को यहाँ बर्बाद किया, उस हिसाब से दोस्तियां बदलती रहती हैं। तो देयर इज कुल मिला के एक कोर फंडामेंटल कुछ एथिकल गाइडिंग प्रिंसिपल्स है नहीं, ना लॉ है, ना कुछ और फैक्टर्स भी नहीं है। तो अब कंसर्न्स हैं कि यार इंटरनेशनल रिलेशंस फिर चलेंगे कैसे जब सब इतना डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जब हर जगह इतनी डाइवर्सिटी है? तो हाउ विल दीज relationships be governed? तो दिस इज व्हाट वी विल बी डीलिंग इन दिस टॉपिक। तो हमने देखा यहाँ पे कि यार इंटरनेशनल, एट इंटरनेशनल लेवल हो क्या रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे हो ये रहा है सर कि इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स है। यार क्लाइमेट चेंज है तो ग्लोबल लेवल पे है ना, पूरे ही ग्लोब पे हो रहा है। अकेले एशिया पे तो हो नहीं रहा है, या अकेले यूरोप पे तो हो नहीं रहा है, पूरे ग्लोब पे हो रहा है। ओके, अग्रीड। देन इसके सोल्यूशन क्या है? अगर हो ये पूरे ग्लोबल लेवल पे रहा है तो इसके सोल्यूशन भी ग्लोबली ग्लोबली आएंगे कि पूरे ग्लोब में जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर सब इम्पैक्ट हो रहे हैं, सब पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सबको मिलके कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी सबका फायदा है। वरना अगर कोई पेरिस डील से विड्रॉ कर जाए ट्रम्प जी, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो काम चलेगा नहीं।
तो हमें ये दिख रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्लोबल लेवल के सोल्यूशन चाहिए। वो सोल्यूशन क्या है कि आप भाई शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल ऑब्लिगेशन, मतलब ट्रम्प को खुद समझ में आना चाहिए कि भाई क्लाइमेट चेंज सच में हो रहा है, मस्ती मजाक वाली बात नहीं है। एथिकल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, अगर क्योंकि लॉ तो है नहीं, लॉ नहीं है तो क्या गाइड करेगा आपको, आपका कंसाइंस गाइड करेगा। अब आपका कंसाइंस तो पता नहीं किधर ही है। तो एथिकल ऑब्लिगेशंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है ग्लोबल लेवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में, और ग्लोबल लेवल सॉल्यूशन ही ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें यहाँ तक अभी हमें समझ में आ गया है। Now, because we are dealing with global nature of problem and it means we have shared responsibility in solution, ये हमने पढ़ा. So, to resolve conflict amicably and peacefully, as there is a lot of inequality in the military capability. तो यहाँ से इस पॉइंट से बातें वही शुरू हो रही हैं कि एथिकल कंसर्न्स क्या है और एथिक्स क्यों रिक्वायर्ड है international relations में, why they are required. So this is basically point number one. So ethics are required to resolve conflict amicably and peacefully. यार हो सकता है एक नेशन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, एक नेशन बहुत ही लीस्ट डेवलप्ड है। अब ये दोनों एक बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में, ये मिलिट्री बहुत सुपीरियर है, इसकी इकोनॉमी बहुत सुपीरियर है, ये इससे बहुत आगे है, ये बहुत इंफीरियर है, बहुत लैक ऑफ डेवलपमेंट है और बहुत ही बैकवर्ड है ये। तो अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मान लो ये कोस्टल नेशन है और ये उसके बॉर्डरिंग में है, मगर ये इन द इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स है, ये कोस्ट पे नहीं है। तो ये बंदा बोले कि यार क्लाइमेट चेंज की वजह से ना माई कोस्ट इज सिंकिंग, वाटर सी लेवल इज राइजिंग एंड मुझे दिक्कत हो रही है, आप प्लीज़ ये आपकी जो फैक्ट्रीज एमिशन कर रही हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उनको आप कम करिए। तो ये बोलेगा कि भाई ये देख रहे हो, ये मेरे पास न्यूक्लियर व्यूक्लियर सब रखे हुए हैं, मुझसे मुंह चला मत लेना, मैं तो करूंगा, तुम्हारे जो बस की हो कर लो। तो यार ये तो बहुत इनइक्वालिटी है, वर्ल्ड में बहुत इनइक्वालिटी है, और ये तो सच है कि कुछ नेशंस बहुत स्ट्रांग है और कुछ नेशंस बहुत वीक है, बहुत बैकवर्ड है। वो कैसे इनसे लड़ सकते हैं, लड़के तो नहीं कर सकते, बात कर रहे हैं तो ये सुन नहीं रहा है। तो एथिक्स हमें क्यों चाहिए, लॉ है नहीं हमारे पास इस मैटर पे, और जो लॉ बनता भी है जैसे, तो उससे जो बड़े नेशन से पावरफुल नेशन है वो विड्रॉ भी कर जाते हैं बीच बीच में कुछ कुछ जगह से। तो टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, पीसफुली करना है, अगर पावरफुल से करेंगे तो फिर तो बहुत इनइक्वालिटी है, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनइक्वालिटी मिलिट्री कैपेसिटी में भी है। भाई ये तो बहुत ही छोटा देश है, तुम तो बहुत बड़े हो, आप इसको मार मूर के कर दो तो ये तो फिर बहुत ही अनएथिकल हो गया ना। तो एथिक्स रिक्वायर्ड ही इसलिए है इंटरनेशनल रिलेशन में कि कॉन्फ्लिक्ट को हम पीसफुली और एमिकेबली रिजॉल्व कर सकें। देन सेकंड, कि यार फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें या जब एथिक्स आप इंटरनेशनल रिलेशंस में लाएं, तो बहुत सारी डेवलपमेंटल इनइक्वालिटीज हैं दो नेशन के बीच में। आपको समझना पड़ेगा कि जब डेवलप्ड यूरोप डेवलपिंग साउथ ईस्ट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोलता है कि भाई एमिशन हम दोनों को एक बराबर ही रोकने हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अनजस्ट है, इंक्लूसिव नहीं है कि भाई आप तो मेजॉरिटी एमिशंस किसने की है, आपने की है। मेजॉरिटी दिक्कत किसकी वजह से है, आपकी वजह से है। अब लेकिन इसके लिए स्टेप्स कौन लेगा, तो मेजॉरिटी आपको लेने चाहिए, पर आप कह रहे हो कि सब इक्वल इक्वल लो, तो दिस इज नॉट डन। तो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, क्योंकि डेवलपमेंटल इनइक्वालिटीज हैं, हमें उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा और सोल्यूशंस हमारे उसी ओरिएंटेशन में होने चाहिए। तो अगर एथिक्स होंगे तो डेवलप्ड कंट्री बोलेगा कि ठीक है, मैं आज से ही 80% एमिशंस अपने कट करने का ट्राई करता हूँ, आप यार चलो 20-25 कर लो, और अगर टेक्नोलॉजी वाइज आपको दिक्कत हो रही है तो मुझसे लो ना टेक्नोलॉजी, क्यों एमिशन कर रहे हो, मैंने बना ली, मैं आपको दे रहा हूँ, कम प्राइस पे दे रहा हूँ, एथिकल हूँ मैं इसलिए आपसे पैसा नहीं लूटूंगा, आप ये लो, मैं आपको दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्री है ये भी बोले कि यार ठीक है, आप ऐसा कर रहे हैं तो मतलब हमारी फॉल्ट है, हम हिस्टोरिकली हम फॉल्ट पे नहीं है कि हमारे वजह से नहीं हो रहा है ये, बट स्टिल क्योंकि ग्लोबल शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम भी जाहिलियत नहीं दिखाएंगे, हम भी बोलते हैं कि ओके, वी विल बी कोऑपरेटिंग एंड वी विल हैव आवर ओन नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द क्लाइमेट चेंज। या फिर एक एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे अगर एक डेवलप्ड, जैसे यूरोप क्यों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इतना इन्वेस्ट करता है,
सपोज ये मैंने मैप बनाया इटली विटली, दिस इज द यूरोप एंड दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब ये लोग हैं डेवलपिंग, डेवलप्ड है ये तो, सॉरी नॉट डेवलपिंग, दीज आर डेवलप्ड एंड दीज आर लीस्ट डेवलप्ड वन। अब यार इनके यहाँ पे कोई अगर डिसीज फैलेगी, मान लो कोविड यहाँ से शुरू हुआ होता, तो इनके यहाँ डिसीज फैलेगी तो यहाँ पे भी तो पहुंचेगी ना, यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचेगी? सिरोको विंड्स के बारे में आपने सुना होगा, और वैसे भी तो ये पहुंचेगी, चलो दूसरे कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ये डिसीज तो स्प्रेड होगी होगी। तो यार डेवलप्ड नेशन तो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इनको ग्रांट्स दे सकते हैं ना, कि भाई ये लो ग्रांट्स, ये लो मेडिसिन, ये लो 1,000 मिलियन डॉलर रुपए का हेल्प, और इस डिसीज को कंटेन करो। तो उससे क्या होगा कि ये डिसीज यहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट आएगा, इनका डेवलपमेंट तो होगा, मगर आप भी तो बचोगे ना। मतलब अगर ये कीचड़ पे पत्थर मारते तो छींटे आप पे भी आती, तो बेटर है कीचड़ ही साफ करवा दो, मतलब वो डिसीज साफ करवा दो। तो वही एग्जांपल दिया है कि कंटेनिंग डिसीज इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बाय हेल्पिंग देम डेवलप्ड कंट्री आल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो इसलिए भी हमें एथिक्स की रिक्वायरमेंट है फॉर द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। देन थर्ड, व्हाट इज द नीड ऑफ एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन? टू हैव एन ओवरआर्किंग रूल बेस्ड आर्किटेक्चर एज नेशनल लॉ में नॉट बी सफिशिएंट। यार बहुत इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मेरा नेशनल लॉ, मेरा नेशनल लॉ मतलब मैं तो इंडियन हूँ, तो मैं जब भी मेरा बोलूँ तो इंडियन ही समझना। मेरा जो नेशनल लॉ है वो कहता है व्हाट यू डू इन द नेम ऑफ वॉट एवर, मतलब इट इज टेररिज्म, इट इज टेररिज्म फॉर मी। हो सकता है दूसरा एक नेशन है, पड़ोसी देश, उसके लिए ये नेशनलिज्म है। यार अब मेरे लॉस तो टेररिज्म के अगेंस्ट में बने हुए हैं सारे, और आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि जो आप उधर से हो रहा है या जो मेरे सॉइल पे दिक्कतें दे रहे हो आप, वो टेररिज्म है और आप ही की स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। आप तो उसको मतलब करोगे तो बाद में कुछ, पहले एक्सेप्ट तो कर दो कि हाँ भैया ये हम ही लोग करते हैं, या हमारे यहाँ पे हो रहा है, या हमारी गलती है। आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। तो जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आपका लॉ भी नहीं बनेगा। तो मेरे यहाँ लॉ बना है कि टेररिज्म गलत चीज़ है, जो कि है भी, और आपके यहाँ लॉ बना है कि भाई लॉ क्या, लॉ बना ही नहीं है क्योंकि आप तो एक्सेप्ट ही नहीं किए हो। तो एक इंटरनेशनल सेट ऑफ लॉ होने चाहिए कि यार टेररिज्म गलत चीज़ है, हम कुछ ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट टाइप्स कंसेप्ट लाएंगे, मैं इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा FATF के, अगर किसी ने भी ये चीज़ वायलेट करी तो उस पर सैंक्शंस लगा देंगे, या हम उसको बाइकआउट करेंगे, या उस तरह की चीज़ें करेंगे। तो क्योंकि ओवर आर्किंग रूल्स लॉ बेस्ड आर्किटेक्चर जो हमें चाहिए होता है, वो नेशनल लेवल के लॉ उसको अचीव करने में सफिशिएंट नहीं होंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें एथिकली ये चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी कि यार अगर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है तो इट इज़ रॉन्ग, एंड इफ इट इज़ रॉन्ग देन द डूअर ऑफ द रॉन्ग, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। देन दिस इज नेक्स्ट फोर्थ या फिफ्थ जो भी है ये, टू हैव फ्लरिशिंग ट्रेड वी नीड लेवल प्लेइंग फील्ड्स एंड फेयर मैकेनिज्म्स टू नेगोशिएट ट्रेड डील्स। अब अगर से मॉरिशियस को यूएस के साथ एक ट्रेड डील साइन करनी है, यूएस कह रहा है कि आप अपने सारे, मतलब यूएस एक तरीके का न्यू इम्पीरियलिज्म कर रहा है कि आप अपने सारे ट्रेड जो भी बैरियर्स हैं ये सब ओपन कीजिए, आप अपनी इकोनॉमी ओपन कीजिए, हमें इतना कंट्रोल दीजिए। तो कुल मिला के वो एक ऐसी डील रख रहा है जिसमें मॉरिशियस को ट्रेड तो मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, बट शायद उनकी सोवरेनिटी या ऑटोनॉमी इम्पैक्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंटरनेशनल, क्योंकि अब ये तो इससे लड़ नहीं सकता, ये इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो अब इस पोजीशन पे आने के बाद एथिक्स इज द ओनली थिंग जो चीज़ें सही रख सकता है। तो एथिक्स क्या बोलेगा, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड रखो ना, फेयर मैकेनिज्म रखो ना। अगर आप ट्रेड डील में इनसे 10 ले रहे हो तो इन्हें एटलीस्ट 9 दे दो, 8 दे दो। ऐसा तो मत करो कि इनसे आप 10 बेनिफिट्स ले रहे हो और इनको 2 बेनिफिट्स दे रहे हो। ऐसी ट्रेड डील मत करो। आई होप दिस इज क्लियर। देन ऑब्वियसली टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तो बाय इटसेल्फ अंडरस्टूड है। देन टू अपहोल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म एंड प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। यार इतने सारे अलग अलग कल्चर हैं। अब न्यूजीलैंड की कोई ट्राइब है, उनको दिक्कत हो रही है या उनको वो लोग कुछ इशू में है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट में है,
और इस पे ग्लोबल लेवल पे कुछ लॉ बनना है कि जो न्यूजीलैंड की ट्राइब्स, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इंडिया में रह रही है, तो हम बोलेंगे नहीं यार इनको भगाओ। अब न्यूजीलैंड कह रहा है कि सर ये ना हमारे इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, लेकिन जो आपके पास जो सेक्शन रह रहा है वो एक्सटेंड हो चुका है हमारे यहाँ से, तो प्लीज आप इनको प्रिजर्व करें। इंडिया कह रहा है अरे मैं काहे को प्रिजर्व करूं, मेरा कल्चर अलग है तुमसे, मुझे क्या लेना देना है इसको। मतलब इंडिया ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो न्यूजीलैंड बोलेगा कि यार वो भी अगर खत्म हो गई तो हमारे भी तो कल्चर पे दिक्कत है ना, हमारा कल्चर एक तरीके का, एक तरीके की सोसाइटी हमारी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। मगर इंडिया बोले कि नहीं आपका अलग है हमारा अलग है। तो ये कल्चरल रिलेटिविज्म की वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, और ये जो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको अपहोल्ड करना चाहिए कि ठीक है सब लोग अलग हैं एंड वी नीड टू अपहोल्ड द दिस कल्चरल रिलेटिविज्म। आई होप दिस इज क्लियर। एंड देन फिर इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, द सूनर वी अंडरस्टैंड द बेटर इट इज फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमीज हैं वो बहुत इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल चाइना वर्सेस इंडिया। चाइना इकोनॉमी में बहुत आगे है, ठीक है मान लिया, मगर इनकी जो इकोनॉमी है इसके मेजॉरिटी कंज्यूमर्स कहाँ हैं, इंडिया में है। तो कैन चाइना रेज अ फुल फ्लेजेड वॉर अगेंस्ट इंडिया? भाई कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इफ इट डज देन इसकी ये इकोनॉमी बैठ जाएगी, इसके बिजनेसमैन ना सड़क पे आ जाएंगे, करेंगे क्या वो लोग। तो डायरेक्ट फुल फ्लेजेड मास लेवल पे वॉर होना इज वेरी 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 डिफिकल्ट, मतलब नियरली इम्पॉसिबल है ये चीज होना। अब करने को कोई सिरफिरा कर भी सकता है मगर कायदे से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरडिपेंडेंसी है इंडिया एंड चाइना में, बहुत इंटरडिपेंडेंसी है, ट्रेड आपका बहुत सारा एक साथ में होता है और अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट ट्रेड इकोनॉमी, उसी से पावर डिराइव होगा। तो जितना जल्दी हम ये समझें, जितना जल्दी चाइना ये चीज समझे कि वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। कि भैया तुम अरुणाचल वरुणाचल के हाथ पीछे छोड़ दो, ये पीओके वीओके वाले मुद्दों में घुसना छोड़ दो, वो हमारा सोवरेन टेरिटरी है, हम हमारे ही अंडर में है, आप उस पर प्लीज डिबेट ना करें। आप ये समझ लें कि हम दोनों के लिए अच्छा होगा अपने अपने हम डोमेन्स में रहें। So, in this age of technology and globalization, we all are interdependent on each other, and the sooner we understand, the better is for all of us. वरना तो ये वॉर्स होते रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक करते रहोगे, कभी मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक करने की ट्राई करोगे, कभी चाइना सी, चाइना साउथ चाइना सी में टेरिटरीज पे क्लेम मारता रहेगा, हर जगह कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। तो उसको अवॉइड करो और सब ये सोचो ना कि मिलके एक साथ कैसे क्लाइमेट चेंज पे टैकल किया जा सकता है। जिन आइलैंड पे चाइना क्लेम कर रहा है भाई कल डूब जाएंगे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, पहले क्लाइमेट चेंज तो रोक। दैट इज हाउ थिंग्स नीड टू बी डन। फिर एक कॉस्मोपोलिटियन मोरल थ्योरी है इसमें, विच सेज कि मोरालिटी इज यूनिवर्सल। मतलब ह्यूमैनिटी जो है, अगर ह्यूमन लाइफ की डिग्निटी है तो यार ये यूनिवर्सल है। इंडिया इज सेइंग टेररिज्म गलत है, पाकिस्तान कांट से कि टेररिज्म सही है। यार ये तो यूनिवर्सल है ना कि आप क्यों किसी को मार रहे हो जबरदस्ती। तो मोरालिटी इज यूनिवर्सल एंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज आर मॉरली इररेलीवेंट। इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री इररेलीवेंट है, ये चीज को डिफाइन जस्टिफाई करने में उस एंड से कि यार इंडिया बाउंड्री के इस तरफ इंडिया है तो वो टेररिज्म है, बाउंड्री के उस तरफ इंडियंस को मारना नेशनलिज्म है। नहीं, ये चीज नहीं है। यूनिवर्सल लॉ ये कहेगा कि यार ये मारा मूरी ही गलत है दोनों ही तरफ से। तो अगर कोई एक दूसरे को मार रहे हो तो दोनों तरफ टेररिज्म है, और अगर दोनों शांति से रह रहे हो तो दोनों तरफ नेशनलिज्म है। So morality is universal and territorial boundaries are morally irrelevant in limiting our identification, solidarity and obligation to others. I hope you have understood this, और हो सके तो पड़ोसियों को भी समझा देना। Then each person is of equal worth and a subject of moral concern. यार human life has value, human life has dignity. तो सभी लोग एक बराबर हुए ना। ये थोड़ी कि जो इकोनॉमिक हाईली डेवलप्ड हाईली मिलिट्री पावर वाले नेशंस हैं उनके ह्यूमन लाइफ की डिग्निटी ज्यादा है, लीस्ट डेवलप्ड वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो फोर्स बेगर बना दो, इनकी ट्रेडिंग कर लो, जो करना है करो, इनकी लाइफ की वैल्यू ही नहीं है।
So cosmopolitan theory talks about these two things. Morality is universal and each person is of equal worth. Blacks are equals to white. है ना, आप गांधी जी को ट्रेन से बाहर मत फेंकिए. इसी में एक वे फॉरवर्ड हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो पंचशील प्रिंसिपल है, दैट इज ऑल्सो अ वे फॉरवर्ड इन एनी आंसर आप या एनी डिबेट अबाउट एथिकल कंसर्न्स इन इंटरनेशनल रिलेशन. तो आई होप ये एथिकल कंसर्न्स समझ में आए क्या थे, मैकेवली की फिलोसफी समझ में आई होगी, क्यों इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल सोल्यूशन चाहिए, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमें ये सारे पॉइंट्स की एथिकल क्यों होना ज़रूरी है इंटरनेशनल रिलेशन में. आई होप ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे. फिर इसके बाद ये कॉस्मोपोलिटन मॉरल थ्योरी पढ़ी, ये समझ में आई होगी, एंड देन पंचशील प्रिंसिपल एज अ वे फॉरवर्ड, ये समझ में आया होगा. अब हम ये बेसिकली उन्हीं पॉइंट्स का एक और बार रेपिटेशन है. वी शुड रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ नेशन, justice and fairness and global relation, human dignity, peaceful coexistence, non-violence, global cooperation, accountability, transparency, environmental stewardship, international justice, humanitarianism, ethical use of power, mutual respect for cultural diversity. ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, एक समरी टाइप लिखा हुआ है. नाउ अब हम पढ़ेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग द एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंडिंग. इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग भी होती है, उसमें भी कुछ एथिकल इश्यूज हैं. नाउ लेट अस डिस्कस देम. फर्स्ट होता है हिडन इंटरेस्ट. जैसे कुंदाकुलम पावर प्लांट में प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया. आईबी की एक रिपोर्ट आई, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो की, उसने बोला कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसके कुछ और हिडन मोटिव्स हैं. कई बार ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक नेशन में प्रोटेस्ट चल रहा हो अगेंस्ट समथिंग, एंड जो एक पड़ोसी नेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा चुल्ले हैं, पड़ोसी नेशन, वो हो सकता है इन प्रोटेस्टर्स को पैसे फंड कर दें, क्योंकि उसको तो दूर से देख के मजा आ रहा है ना कि यार इनके डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ जाएं या कुछ राइट्स वाइट्स हो जाएं या इनके यहाँ पे शांति ना बनी रहे. तो जो प्रोटेस्ट आपको प्राइमा फेसी दिख रहा है कि हमारे लिए हो रहा है, हमारे देश के लिए हो रहा है, वो हो सकता है फंडेड बाय या बैक्ड बाय कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो, और हमारे लिए नहीं, हमारे अगेंस्ट में हो, उस प्रोटेस्ट का इंटरेस्ट कुछ और हो, तो ऐसा भी हो सकता है. सो ये एक इशू है इंटरनेशनल फंडिंग में कि हमें इंटरेस्ट देखना होता है कि जो फंडिंग आ रही है उसका सच में मोटिव क्या है. क्या वो आप सच में हमारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए फंड करना चाह रहे हैं, या आप एजुकेशन की आड़ में उनको मैनिपुलेट करके कुछ और बनाना चाह रहे हैं. तो ये देखना पड़ता है. जैसे आपने मूवीज में देखा होगा इसका एग्जांपल कि, अच्छा जाने दो ये वाला. सेकंड इज कंडीशनैलिटी, कि यार ये कंडीशनैलिटी जो लगा देते हैं ना, जैसे इंटरनेशनल फंडिंग में आईएमएफ है, अगर किसी लीस्ट डेवलप नेशन को या जिसको भी जरूरत पड़ी है उसको अगर लोन चाहिए, तो आईएमएफ क्या करेगा, आईएमएफ बोलेगा आप अपनी इकोनॉमी में ये मेजर चेंजेस लाइए, ऐसा करिए वैसा करिए. हमने भी जब एलपीजी लाया था तो अपने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज किया था. तो आईएमएफ बहुत सारे मतलब डूज एंड डोंट्स के साथ आपको लोन देता है. तो बिकॉज आईएमएफ बिलीव की जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ना वही सही है, मतलब हमारा कोई उसके अलावा कोई और मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हो नहीं सकता. सो ओनली द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज करेक्ट. तो उस हिसाब से वो जहां जहां जब जब लोन देता है, इट सेज कि यार आपको हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, भले ही उसमें आपकी सोवरेनिटी चली जाए, और अक्सर जाती है. तो ये काइंड ऑफ नियो इम्पेरियलिज्म है कि ये जो कंडीशनैलिटी लगा देते हैं, तो इट इज नॉट करेक्ट. देन देर इज ऑल्सो डाइवर्जेंस ऑफ फंड. डाइवर्जेंस ऑफ फंड में क्या हो रहा है कि यार जैसे इसका एक एग्जांपल है, इफ यू नो दिस थिंग, जमात उद दुआ, दिस इज अ एनजीओ विच गिव फंड्स. प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट ये कहते हैं कि हम फंड्स दे रहे हैं फॉर द बेटरमेंट के लिए, फॉर द डेवलपमेंट के लिए. अब ये जमात उद दुआ जो है, इसका हेड कौन है, इसका हेड है हाफिज सईद. नाउ इफ यू नो अ लिटिल बिट अबाउट दिस 26/11 के जो अटैक थे, हाफिज सईद वाज वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ दोज अटैक. तो यार अगर ऐसा इंसान एक एनजीओ चला रहा है, तो ये तो जो फंड जिसको मिल रहे हैं इसके एनजीओ को, उस फंड्स को काम में यूज करने की बजाय ये यूज करेगा टेररिज्म के लिए. तो वी हैव टू सी कि वेयर द फंड्स आर डाइवर्जिंग, गेटिंग डाइवर्ज्ड. तो दिस इज ऑल्सो एथिकल इशू इन इंटरनेशनल फंडिंग. देन क्लिनिकल ट्रायल्स.
So just I'll take a pause for a minute. I need to change my mic. The back. Okay, sorry for the disruption. ओके तो हमने डाइवर्जेंस ऑफ फंड देख लिया था. देन क्लिनिकल ट्रायल्स. यार कई बार ना डेवलप्ड नेशंस अंडर डेवलपिंग नेशंस में क्लिनिकल ट्रायल मतलब फंडिंग बोलते हैं कि हम अंडर डेवलप्ड नेशन है और पुअर नेशन है तो उसके बेटरमेंट के लिए चीज़ें कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में वो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे होते हैं. वो क्या है, एडवांटेज ले लेते हैं कि चीप लेबर है, तो यार यहाँ पे चीप लेबर है, चीप रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे अपना बिजनेस कर लेते हैं बोल के कि हम तो इन्हीं की हेल्प कर रहे हैं. तो फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग में एक ये भी एथिकल इशू है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट अस मूव टू द जस्ट वॉर थ्योरी. जस्ट वॉर थ्योरी क्या कहती है? इट सेज इट इज बेसिकली अटेम्प्ट टू रिकनसाइल थ्री थिंग. ये कहते हैं कि टेकिंग ह्यूमन लाइफ इज सीरियसली रॉन्ग. फर्स्ट चीज ये. देन सेकंड ये कहते हैं स्टेट्स हैव अ ड्यूटी टू डिफेंड देयर सिटीजंस एंड डिफेंड जस्टिस. सेकंड थिंग. एंड देन थर्ड ये कहते हैं कि प्रोटेक्टिंग इनोसेंट ह्यूमन लाइफ एंड डिफेंडिंग इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यू समटाइम रिक्वायर अनविलिंगनेस टू यूज फोर्स एंड वायलेंस. तो पहला ये कह रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ लेना तो सीरियसली गलत है, ये आप मान लीजिए. सेकंड ये कह रहे हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू डिफेंड इट्स सेल्फ एंड इट्स सिटीजन. अब इसमें अगर आपको वायलेंस को भी लाना पड़े तो धीरे धीरे बेस बन रहा है कि आप ला सकते हो. एंड फिर थर्ड में ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर ह्यूमन इनोसेंट ह्यूमन लाइफ को अगर हैम्पर हो रहा है तो ना चाहते हुए भी आपको कड़क एक्शंस लेने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने बोला टेररिज्म इज रॉन्ग क्योंकि ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट में है. ये इंडिया का स्टैंड था. कोई कोई सो कोऑपरेटिव फ्रेंडली नेशन है जो नहीं मान रहा ये चीज़, तो इंडिया क्या कह रहा है, ठीक है अब हम डिफेंड करेंगे. अगर आपने ये चीज़ को ट्राई किया तो पहले तो हम कह रहे थे कि टेकिंग ह्यूमन लाइफ ही सीरियसली रॉन्ग है, भले ही कोई भी हो, नहीं करना चाहिए, वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए, पर आप नहीं माने. तो अब हमारी इंडिया की ड्यूटी है अपने सिटीजन को डिफेंड करना, उन्हें जस्टिस दिलाना. तो थर्ड में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे इनोसेंट सिटीजन्स की हमें लाइफ को डिफेंड करना है तो हम ना चाहते हुए भी ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है. मतलब ये मैं जस्ट वॉर थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ. दीज आर द थ्री थिंग्स. अब प्रिंसिपल क्या है जस्ट वॉर थ्योरी का, कि अगर जस्टिस, जस्ट मतलब जस्टिस एज इन जस्टिस वाला जस्ट, तो अगर जस्ट वॉर होना है तो उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज कि यार वो लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, कि सारे पीसफुल ऑल्टरनेटिव्स खत्म हो गए, कि हमने बोल बोल के परेशान हो गए, यूएन में मुद्दा उठा लिया, हर जगह बोल दिया कि ये प्लीज आप टेररिज्म पे कुछ करिए, मगर अगर आप फिर नहीं मान रहे हो तो ठीक है, अब आप बार बार टेररिस्ट अटैक करोगे तो यू विल हैव रिटेलिएशंस फ्रॉम आवर साइड. तो लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए. पर वो खैर इस केस में तो यहाँ पे वॉर की बात हो रही है, जो गॉड फॉरबिड कभी ना होए, ना होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. मगर अगर वॉर होने ही पड़े तो लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए. देन लेजिटिमेट अथॉरिटी को डिक्लेयर करना चाहिए. इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय दोज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी हु आर अपहोल्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक ऑर्डर. मतलब अगर वॉर होना है एंड ये अब ऑलमोस्ट तय है कि यार लास्ट रिसोर्ट अब हमें जाना ही पड़ेगा वॉर की तरफ, तो ये वॉर ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप और मैं डिसाइड कर लें कि चलो यार हमें जाके लड़ना पड़ेगा. इट इज फॉर द इंडियन armed forces, it is for the Indian cabinet, the PM, the defense minister, the president and the military and the forces, ये लोग हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, तो ये लोग डिक्लेयर करेंगे, ये लेजिटिमेट अथॉरिटी है. मैं नहीं बोल सकता उठ के कि चलो वॉर पे चलता है, और ऐसे मैं और आप नहीं वॉर कर सकते, ये लोग करेंगे अगर करेंगे भी तो. तो प्रिंसिपल ऑफ जस्ट वॉर में हमने दो देखे, एक लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए और लेजिटिमेट अथॉरिटी होनी चाहिए. देन थर्ड की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देयर शुड बी रीजनेबल अश्योरेंस ऑफ कॉज बीइंग अचीव, कि यार अगर ये वॉर हो ही रहा है तो ना एक अश्योरेंस होना चाहिए कि इस वॉर के बाद, इस वॉर में भले ही कुछ भी होए, लेकिन इस वॉर के बाद एटलीस्ट टेररिज्म एलिमिनेट हो जाएगा इंडिया से, या फॉर दैट मैटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही एलिमिनेट हो जाएगा. तो ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इतनी हाई है तो आप कर लो जस्ट वॉर. एंड देन राइट इंटेंशन होना चाहिए, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर इज टू रीस्टैब्लिश पीस, या टेररिज्म से छुटकारा दिलाओ, बहुत दिक्कत हो रही है तो पीस स्टैब्लिश करो. पीस इन जेन के स्पेशली, अगर वहाँ पीस स्टैब्लिश करनी है और उसके लिए टेररिज्म को एलिमिनेट करना है, तो अगर हमारा इंटेंशन राइट है कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें आपसे दिक्कत है या हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग बेकार हो या कुछ है, उसलिए नहीं, क्योंकि आप हमें दिक्कत दे रहे हो. वी हैव द राइट इंटेंशन, वी हैव द ड्यूटी टू डिफेंड आवर सिटीजन्स, and if you are killing our innocent citizen, then
एज पर दिस जस्ट वॉर थ्योरी ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि हमारा राइट इंटेंशन है इसलिए अब वॉर कर रहे हैं हम, गॉड फॉरबिड कभी भी ना हो इंडिया का वॉर किसी से. देन फिफ्थ इज प्रोपोर्शनैलिटी. रिसोर्टिंग टू वॉर विल लीड टू मोर गुड देन हार्म. इसका मतलब ये होता है कि एक वॉर में अगर कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जहां पे हर कभी कोई टेररिस्ट आता है और 100 लोगों को मार देता है, इससे बेटर है कि मैं एक मतलब ये 100 लोगों को मारा, ऐसे इंसिडेंट्स इसने 10 बार किए, 1,000 लोगों की डेथ हो गई. तो इससे बेटर है कि मैं एक वॉर कर दूं. इस वॉर में भी कैजुअलिटीज होंगी अनफॉर्चुनेटली, मगर 200 लोगों की कैजुअलिटी होगी. इसके कंपैरिजन में अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखूं तो ये वॉर ज्यादा गुड कर रहा है रेदर देन इस हार्म को ही अपन ग्रो करने देते हैं. तो प्रोपोर्शनैलिटी देखनी पड़ेगी कि जो आपका वॉर है विल इट लीड टू मोर गुड. अगर इट लीड्स टू मोर गुड देन इट इज करेक्ट. अब मोर गुड कैसे? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, बहुत लोगों को ओवर द वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब मार रही है, देन फिर एक स्टेट में जाती है, उस स्टेट के लोगों को मैनिपुलेट करती है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ, मल्टीपल डायमेंशंस पे. आप तो इमेजिन कर लो ना टेररिज्म कितना हार्मफुल चीज है. तो उसको खत्म करने के लिए अगर वॉर हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज मोर गुड देन द हार्म. मतलब टेररिज्म से तो अच्छा ही है ये. तो प्रोपोर्शनैलिटी कहती है कि ठीक है भाई, कर दो वॉर. सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्ट वॉर. आफ्टर दिस अब कुछ प्रिंसिपल ड्यूरिंग वॉर भी हैं कि यार द कॉम्बिटेंट मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन मिलिट्री एंड सिविलियन टारगेट. जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर में हम चाहते तो सिविलियन को भी टारगेट कर सकते थे एक नेशन के, मगर हमने सिर्फ टेररिस्ट बेसिस पे बम्बार्डमेंट किया. इंडिया ने किसी भी सिविलियन को नहीं मारा वहां पे, उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट बेसिस पे जो है ऑपरेट किया. देन ह्यूमन ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स एंड सोल्जर. कि वॉर हो भी जाए तो यार आप उनको एज अ ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करो. इफ समवन इज इंजर्ड तो यार एटलीस्ट यू कैन गिव देम मेडिकल असिस्टेंस. और आप वॉर जीतने के बाद उनके जो लोग सरवाइव कर गए उस मिलिट्री के, उनका आप जिनोसाइड मत कर दें, आप उनको मार ना डालें, उन्हें भी ह्यूमन लाइफ एज अ ह्यूमन डिग्निफाइड रिस्पेक्ट दें. आप समझे कि वो भी सोल्जर्स हैं तो उस हिसाब से उनके साथ बिहेव करें. दिस इज द प्रिंसिपल ड्यूरिंग वॉर. देन पोस्ट वॉर क्या होगा? पोस्ट वॉर आप होल्डिंग इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर वॉर क्राइम. इसका मैं बताता हूँ. जैसे मान लो अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, मान लो ये एक वॉर होता, सिर्फ एक एनोलॉजी दे रहा हूँ. अब इस वॉर में आपने देखा होगा कुछ लोकल गूंस आके लाठी चार्ज कर रहे हैं. भाई हु आर यू? आप अथॉरिटी नहीं हो, आप पुलिस नहीं हो, आप गवर्नमेंट नहीं हो, आप प्रोटेस्टर नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो. आप तो मतलब आप अपना हाथ साफ कर रहे हो कि आपको मौका मिल गया वॉर में कुछ भी क्राइम कमिट करने का तो आपने कमिट कर दिया. तो उस तरीके के जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो क्राइम कर रहे हैं, वॉर क्राइम कर रहे हैं, तो उनको आप अकाउंटेबल होल्ड कराएं. एंड देन स्टैब्लिश अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस. कि अगर आपने एक बार को एक किंगडम, फॉर सपोज एक वॉर हुआ एंड यू गॉट अ टेरिटरी, तो इस टेरिटरी में लोग तो रह ही रहे ना. आपने इनके एडमिनिस्ट्रेशन को हराया है और आपने अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ सेट कर दिया है. तो इस आपकी ड्यूटी इन लोगों के प्रति बनती है कि आप इनको पीस इंश्योर करवा के दें एंड इनको जस्टिस भी दें अगर वॉर में हुई है इनके साथ कुछ दिक्कत तो. आई होप दिस इज क्लियर. ओके सो I think we have a few more topic left. This quality of service delivery we will be covering in the next lecture. अभी जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कंसर्न वाला टॉपिक था दैट इज ओवर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.